स्टार्ट करें सेशन। तो आज का सेशन जो हमारा है वो है फियर ऑफ अबंडनमेंट के बारे में, या जिसको हम बोलते हैं अबंडनमेंट इश्यूज। तो अबंडनमेंट से तुम क्या समझते हो? अबंडनमेंट का मीनिंग क्या हो गया? For me, it's like when somebody ignore or like I feel depressed some kind of somewhere. बस ऐसे। अबंडनमेंट मीन्स ऐसा लगता है कि किसी ने छोड़ दिया है मुझे, हाँ, every time लीविंग मी, या छोड़ देंगे। हाँ. या ऐसे बोल सकते हैं कि उनके माइंड में उन्होंने मुझे वाइप ऑफ कर दिया है या राइट ऑफ कर दिया है। People don't value me. वैल्यू नहीं करते। ठीक है, तो अगर हम लोग अबंडनमेंट के डेफिनेशंस के हिसाब से जाए तो इट इज अ फीलिंग। पहले तो वो फीलिंग है, क्या है वो फीलिंग? कि पीपल विल लीव मी, कि लोग मुझे छोड़ जाएंगे। यार कभी कभी ये जो फीलिंग है, हर बार अगर हम ये सोचे कि लोग हमको छोड़ के चले जाएंगे तो उसके पीछे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होना चाहिए। अगर हम भी किसी को छोड़ते हैं तो उसके लिए या ये होगा कि उन्होंने बहुत सीवियरली हमको चीट किया जो फॉरगिवेबल नहीं है, या किसी ने तुमको बहुत बड़ा धोखा दिया, ये हो सकता है, या फाइनेंशियली बहुत ज्यादा किसी ने तुम्हारा लॉस करवाया, या मे बी किसी ने बहुत बैक स्टैप किया। बहुत सीवियर चीज है जिसकी वजह से हम एक्चुअली लोगों को छोड़ते हैं। जैसे एक्चुअली लोगों को छोड़ना मतलब रिलेशनशिप्स खत्म करना पूरे तरीके से। तो हम अबंडनमेंट वाला पर्सन हमेशा ये सोच रहा है कि कोई मुझे छोड़ देगा। ठीक है, समवन विल लीव मी, पीपल विल रिजेक्ट मी। एक तो हो गया सिर्फ लीव मी, और एक हो गया कि जो मैं कर रही हूँ उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, उनकी स्टैंप नहीं मिलेगी। मैंने अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैंने पर्टिकुलर ऑफिस का वर्क किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, ईमेल सेंड किया, तो ईमेल लिखने के टाइम पे भी मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये अप्रूव होगा। लिखने के बाद भी मैं सोच रहा हूँ जब तक कि मुझे रिटर्न में कुछ आता नहीं है कि ये अप्रूव होगा कि नहीं। कुछ बोलना चाहिए। Yes, right. जैसे कि आपने इसकी बात करी ईमेल लिखने की ना, whenever I apply for a job and I send my CV, I still have that feeling कि क्या पता वो लोग मुझे कॉल बैक करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इट्स काइंड ऑफ रिजेक्शन होगी। राइट। और ऐसा लगता है कि कभी अप्रूवल मिल गया, वहां से कॉल आ गया, तो हाउ इज दैट फीलिंग? तभी कैसा लग रहा होता है कि एक्सेप्टेंस आ गया? अगर लाइक कॉल आता है तो बहुत अच्छा लगता है। देन अगेन ऑन दी अदर हैंड ये भी फील होता है कि मैं इंटरव्यू कैसे फेस करूंगी करके, लाइक विल आई बी केपेबल ऑफ दिस पोजीशन और नॉट, समथिंग लाइक दैट। तो जब उन्होंने अगर वैलिडेशन दे दिया तो उसके बाद लगता है कि अभी मुझे ज्यादा प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट लेवल पे मेरे पे ट्रस्ट रख दिया। तो अभी मुझे आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट ट्रस्ट और आई हैव टू डू जस्टिस टू दैट ट्रस्ट। तो थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। Correct. अगर किसी ने एक्सेप्टेंस भी दिया तो वो एक्सेप्टेंस विल नॉट बी लाइक इट्स वेरी हैप्पी थिंग, हैप्पीनेस विद प्रेशर टू परफॉर्म कंटिन्यूसली। खुद से क्या बोलते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाना पड़ता है, बिकॉज नाउ इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। अगर वो लोग कॉल बैक कर रहे हैं तो उस सिचुएशन को पूरा फुलफिल करना इज ऑल्सो अ थिंग। राइट। ठीक है, नेक्स्ट है कि पीपल विल जज मी। अगर मैं किसी तरीके के कपड़े पहन रही हूँ, या मेरी चॉइसेस जो मेरे लाइफ में है, जो मैंने की है, या पर्टिकुलर थिंग्स मैं खरीद रही हूँ, जहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट्स मैं कर रही हूँ, कुछ भी जो मैं कर रही हूँ लाइफ में, लोग उसको ऐसा लग रहा है कि देख रहे हैं और वो जज करेंगे। अरे तूने ये कोर्स ज्वाइन किया, अरे यार ये अच्छा कोर्स नहीं है, यार अरे यार ये क्या पहना तूने, ये अच्छा नहीं है, यार तूने ये फोन क्यों लिया। राइट, जैसे कि जज एंड क्रिटिसाइज, व्हेनेवर दे जज दे बेसिकली क्रिटिसाइज पीपल, राइट। तो ऐसा होता है बहुत बार, लाइक व्हेनेवर बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, लाइक आई यूजुअली थिंक कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो इससे मुझे लोगों के क्या रिस्पॉन्सेस आएंगे, वेदर दे विल अप्रिशिएट मी और दे विल क्रिटिसाइज मी, लाइक दैट। राइट। फिर पीपल विल क्रिटिसाइज मी, जैसे तुमने बोला। नेक्स्ट है नॉट अप्रूव ऑफ मी, मुझे अपना अप्रूवल नहीं देंगे। जैसे हम लोग एक स्टैंपिंग की बात करते हैं कि सबने मुझे बोल दिया कि हाँ इफ आई बाय समथिंग एवरीवन सेड दिस इज गुड सो इट इज गुड, वो पहनने में भी मुझे कॉन्फिडेंस लगेगा। लेकिन अगर 2-3 लोगों ने बोल दिया कि ये नहीं सही है, हो सकता है मैं उसको डिच कर दूं उस चीज को, क्योंकि लोगों ने उस पर अपना अप्रूवल नहीं लगाया। हाँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग, राइट। तो अगर हम जो भी कपड़े पहनते हैं, जैसे भी करते हैं, अगर इफ यू लुक गुड इन पर्टिकुलर क्लोथ, वेदर वेस्टर्न और इंडियन, अगर लोगों के अप्रूवल मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ये पहनना चाहिए इस तरीके के कपड़े, राइट। अगर पीपल दे डिनाई और दे मेक फन ऑफ इट, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा उधर ही लो हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से शायद उस तरीके के अपीयरेंस के लिए ना जाओ। तो अबंडनमेंट वाला इश्यू मतलब ये है कि अगर अपनी वो मर्जी का भी करने जाएगा तो उसमें एक्चुअली उसकी मर्जी नहीं, दूसरों की मर्जी। अगर मैं अपने मन से कुछ करने जाऊं और उसके लिए मैं मॉक हो जाऊं,
कि अगर मैंने मन से कुछ खरीदी ड्रेस जो मुझे ही पहननी थी, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था, ये सोच रही थी कि मुझे खरीद के पहननी है, मैंने खरीद ली और मैंने फर्स्ट टाइम पहना और अप्रूवल नहीं मिला, तो मुझे अपना मन उस टाइम पे मारना पड़ेगा. Yes, correct. For example, one more thing, like me and my mother, can share this. So what used to happen is I used to like I really like wearing western clothes, but मेरी मम्मी को इंडियन क्लोथ पसंद है. तो जब भी मैंने ट्राई किया टू चेंज माई लुक और टू चेंज माई अटायर कि मैं वेस्टर्न पहनूं या सेमी वेस्टर्न जो होता है आजकल वो पहनूं, सबसे पहला क्रिटिसिज्म मुझे मेरी मम्मी से मिलता था कि ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, वो ऐसा है वैसा है. तो कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पे डाउन हो जाता है. तो नेक्स्ट टाइम आई डिडंट इवन थिंक ऑफ बाइंग वेस्टर्न क्लोथ कि मुझे पता है कि सबसे पहला डिसअप्रूवल जो है वो मुझे मेरी मम्मी से ही मिलने वाला है. राइट. तो जो क्लोज रिलेशनशिप्स है, जहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि डोमिनेंट रिलेशनशिप्स है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है, वहां पे स्पेसिफिकली फियर ऑफ अबंडनमेंट ज्यादा काम करता है. क्या ये स्ट्रेंजर्स के साथ भी उतना ही लेवल पे आता है कि ज्यादा जो मैटर करते लोग उनके साथ ज्यादा इफेक्ट? नो, द वंस हु मैटर्स द मोस्ट लाइक पेरेंट्स है, क्लोज फ्रेंड्स है या कलीग्स है, बस उतने ही लेवल उनके साथ पे ज्यादा वो हाईलाइट होता है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा रश करेंगे हम. ठीक है, नेक्स्ट है कि पीपल डोंट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करते, ये फीलिंग आ सकती है. पीपल आर डिसअपॉइंटेड विद मी, मैं जो भी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ कर रही हूँ, चाहे वो मेरे रिलेशनशिप को सेव करने के लिए कोई परफॉर्मेंस है या मेरे जॉब और ऑफिस में परफॉर्मेंस है, वर्क प्लेस पे है, या अच्छी बेटी बनने की मेरी जो परफॉर्मेंस है, या अच्छी बहन भाई कुछ बनने की परफॉर्मेंस है, या अच्छी माँ बनने की परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस मेरी अप टू द मार्क नहीं है. ये मेरा सेल्फ जजमेंट आता है और वो मुझे इसलिए पसंद नहीं कर रहे, मेरे से डिसअपॉइंटेड है. ठीक है, और वो मेरे से एंग्री है. कभी कभी हमको लग रहा होता है कि हमने कुछ किया है, हम लोग पहले से मन में सोच रहे हैं यार मैंने किया, मैंने उसको एंगर कर दिया, या लोगों का फेस हमको लग रहा है कि ये मेरे से डिसअपॉइंट है, एंग्री है, या मेरे बारे में ये कुछ जज कर रहे हैं, और फिर हम लोग बहुत डिफेंस मोड में और बहुत ज्यादा बोलते ना उस प्रॉब्लम को टेक केयर करने के लिए ज्यादा उनको देने लग जाते हैं, बैलेंस आउट करने के लिए. कि मुझे लग मन में मैंने अपने मन के अंदर ही सोच लिया मैंने गलती की और मैंने अंदर ही डैमेज कंट्रोल भी स्टार्ट कर दिया, और फिर वो मेरा जो प्रोएक्टिवनेस है उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए वो दिखने लग जाती है कि मैं ज्यादा ट्राई कर रही हूँ, या मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ, तुम मेरे से नाराज हो क्या, यार कुछ हुआ क्या, या कुछ मतलब कुछ मैंने बोला क्या, तुमको कुछ हर्ट हुआ क्या. हम बहुत ज्यादा इंक्वायरी मोड में चले जाते हैं कि वो पर्सन कुछ बता दे, मुझे पता चले कि ताकि मैं उसको रिपेयर कर पाऊं. क्योंकि पूरे रिलेशनशिप के अंदर कहाँ पे क्रैक आ रहा है ये अबंडनमेंट वाले बंदे को नहीं चलेगा. तो वो क्रैक होने से पहले उसको वो रिपेयर करना चाहेगा, और क्रैक हल्का सा भी दिखा या परसीव्ड क्रैक है ही नहीं क्रैक, लेकिन सोच रहा है कि क्रैक हो गया ये रिलेशनशिप, तो मैं उसको आगे से जाके उसको सेव करूंगा. इससे रिलेटेड कुछ शेयरिंग करना? लाइक फॉर रिलेशनशिप आई वॉज ऑलवेज बिहाइंड माई बॉयफ्रेंड कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या नहीं अच्छा लगता है and all. मैंने खुद पे ध्यान देना पूरी तरीके से छोड़ दिया. तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि मेरी खुद की पर्सनालिटी जो है आउटर एंड इनर बोथ वो जो है बहुत ज्यादा डाउन लेवल पे चली गई. लुक वाइज आई वॉज लाइक पहले मैं बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, अगर मैं ये बोलूँ तो उससे ज्यादा वो जो ग्लो था वो कम हो गया. एंड क्लोथिंग वाइज मैंने खुद पे ध्यान देना छोड़ दिया, तो मेरा अपीयरेंस जो था वो एक अट्रैक्टिव हुआ करता था, अब वो ऐसा हो गया कि मुझे खुद को पसंद नहीं आने लगा. इट्स ऑल बिकॉज कि मैं ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट माई बॉयफ्रेंड कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, वो कैसे खुश रहेगा करके. एक और चीज ये है कि जैसे रिलेशनशिप में होता है, तो एक रिलेशनशिप में जो पार्टनर है कभी कभी वो ये सोचता है कि लेट मी हैव एन अपर हैंड इन द रिलेशनशिप, और सपोज दूसरा पर्सन जो पार्टनर है वो फियर ऑफ अबंडनमेंट वाला है. रिलेशनशिप को चलने के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए, म्यूचुअली दोनों की मर्जी चाहिए हर एक चीज के लिए. कभी कभी बहुत ज्यादा अपने आप को अबंडनमेंट वाले नीचे गिरा देते हैं और किसी भी लेवल पे चले जाते हैं पीपल प्लीजिंग के लिए, जहां पे वो अपनी वैल्यू सिस्टम भी धीरे धीरे उसको ब्रेक करने लगते हैं, क्योंकि फियर है कुछ भी मैं करूंगी लेकिन ये पर्सन मुझे छोड़ के ना जाए. वॉट एवर आर हिज नीड्स और हर नीड्स आई विल स्टिक टू दोज नीड्स सो दैट एनी हाउ आई डोंट लूज दिस पर्सन इन माई लाइफ. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू अवेलेबल 24 आवर्स फॉर माई बॉयफ्रेंड. वो जब भी बुलाता था, उसे जब भी मिलना होता था, आई नेवर सेड नो टू हिम. तो दिस वाज लाइक कि मैं अपनी खुद की वैल्यू सिस्टम से डाउन जा रही थी, सो विच वाज रॉन्ग. ठीक है.
ठीक है। नेक्स्ट है कि सिम्टम्स और साइंस क्या है। ठीक है, ये है कि जो हमारे अंदर फीलिंग्स आ रही है, सिम्टम्स और साइन में होता है। ठीक है, थोड़ा सा रश भी करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि ओवर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। ओवर सेंसिटिव, अगर किसी ने मुझे क्रिटिसाइज कर लिया, किसी ने थोड़ी सी भी चीज बोल दी, वो बिल्कुल दिल को ही लग जाएगी, दिल को ही छू जाएगी। मैं उसको बिल्कुल मतलब उसको निग्लेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी और मैं कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचता रहूंगा ये इसने ये क्यों बोला, क्या बोला। जब तक मैं उस चीज को या तो चेंज नहीं कर लेता या उस पर्सन को मैं सेटिस्फाई नहीं कर लेता, तब तक मैं ये सोचता रहूंगा। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन ट्रस्टिंग अदर्स। दूसरे लोगों पे ऐसा कभी फील किया है, लोगों पे ट्रस्ट करना? बेसिकली यस, दो तरह के लोगों से जो है मेरे ट्रस्ट इश्यूज रहे। एक तो वो जो बिल्कुल ही स्ट्रेंजर थे, हाँ। तो उन्हें एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती थी कि क्या पता वो लोग कैसे निकलेंगे। एंड दी अदर थिंग वाज जो बहुत ज्यादा क्लोज होते थे, हाँ। तो आई यूज टू फील क्या सच में वो लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं या वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं हेल्प हाँ। करने का, बट अंदर से वो लोग कुछ और सोचते हैं हाँ। मेरे बारे में। अच्छा, ये चीज तुमने बहुत अच्छी बोली। रिलेशनशिप में कभी कभी ऐसा भी लगा है कि किसी पर्सन को कि हम लोग एक पर्सन को चाहते हैं, हम उस पर्सन के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, उसे नहीं खोने देने के लिए भी बहुत प्रोएक्टिवली काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डाउट है माइंड में कि क्या वो लव रियल भी है जिसके पीछे मैं हूँ, करेक्ट। क्या ये रियल भी है। अगर मैं इतना परस्यू कर रही हूँ कि क्या फिर भी इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी कोई छोड़ देगा क्या मुझे, ऐसा भी माइंड में आता है। यस, बहुत बार आया है कि लाइक जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा उसका ध्यान रखती थी तो मुझे निग्लेक्ट ही करता था वो। तो आई यूज्ड टू वंडर कि इज इट ओनली अट्रैक्शन और अ लव। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड करना रिजेक्शन या सेपरेशन। ये अवॉइड करने के लिए बहुत काम करना कि कुछ मतलब कि अगर सपोज इट इज अ डेट, कहाँ मिलने जाना है, या इट इज अ फोन कॉल, या इट इज अ वीडियो कॉल, और इट इज वी आर मीटिंग पर्सनली समवेयर, तो हर एक जगह में इतना अच्छे से तैयारी करना कि कोई चांस ही नहीं छोड़ना कि वो चीज मेसअप हो जाए, रिजेक्ट हो जाऊं मैं, या वहां से सेपरेशन के लिए मुझे एंजाइटी हो जाए कि मैं सेपरेट ना हूं उस पर्सन से। ठीक है। नेक्स्ट है कि अटैच और डिटैच बहुत जल्दी होना। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है कि पहली बार अटैच इसलिए जल्दी हो रहा कि जो पर्सन के अबंडनमेंट इश्यूज है, वो पर्सन को हमेशा एक गार्डियन अपनी लाइफ में चाहिए, एज अ पेरेंट समवन कोई रोल प्ले करे वैसा पर्सन चाहिए जो केयर करे, अफेक्शनेट हो। ठीक है, तो वो जल्दी अटैच हो जाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, एक जल्दी से कोई भी जो पर्सन उसको प्यार दे रहा है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, वैसे वो जल्दी अटैच हो जाएंगे। पर डिटैच क्यों जल्दी क्विकली होते हैं? क्योंकि उनके माइंड में फियर है ऑलरेडी। जैसे हमने बोला कि पीपल विल रिजेक्ट मी, जज मी, क्रिटिसाइज मी, नॉट अप्रूव मी, नॉट लाइक मी, डिसअपॉइंटेड विद मी, लीव मी। तो क्योंकि ये चीजें उनको एक्सपीरियंस नहीं करनी, लोग ये सब करे उसके पहले वही पीछे हट जाते हैं, वही क्विट कर देते हैं रिलेशनशिप। ज्यादातर क्या करेंगे कि वो रिलेशन मुंह पे किसी के दरवाजा बंद करेंगे, वो रिलेशनशिप को एंड करेंगे ताकि उनको ये लगे कि आई रिजेक्टेड समवन, अदर पर्सन डिड नॉट रिजेक्ट मी, ऐसा फील हो सकता है। तो इसके लिए अटैच जल्दी होते हैं, डिटैच भी जल्दी होते हैं। जहां उनको लग रहा है कि कुछ ये रिलेशनशिप शायद नहीं आगे बढ़ने वाला या सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ठीक है, तो वो जल्दी से पीछे की तरफ भी आ जाएंगे। फिर उसका डिफिकल्टी इन कमिटमेंट, उनको बहुत ज्यादा कमिटेड होने में डिफिकल्टी होती है, ऐसा कुछ पता? एक्चुअली आई वॉज एक्सट्रीमली कमिटेड टू हिम। लाइक आई वॉज लाइक कि मुझे किसी भी हालत में उसे, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे डिच करे या मैं उसे डिच करूं। आई वॉज थिंकिंग दैट वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर टुगेदर, सो आई वॉज एक्सट्रीमली कमिटेड टू हिम। ठीक है। नेक्स्ट इज प्लीजिंग अदर पीपल, लोगों को कंटिन्यूसली प्लीज करते रहना। ब्लेमिंग सेल्फ, अगर कुछ रिलेशनशिप में अच्छा नहीं होता तो मैं इसका रीजन हूँ या मैं इसका रीजन थी, मैंने कुछ बोल दिया होगा, मैंने उसके हिसाब से नहीं चला होगा तो मैं रीजन। हाँ, और इनसिक्योरिटी और जेलेसी कि वो पर्सन किसी में भी और के साथ है, या मुझे टाइम कम मिल रहा है, या शायद दूसरों को मिल रहा होगा, या कॉल बहुत ज्यादा वेटिंग पे आ रहा है, जहाँ पे भी वो इनसिक्योर लगेगा, हाई लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी एंड जेलसी। ठीक है। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स है अबंडनमेंट इश्यूज के। फिर कॉजेज क्या क्या हो सकती है? पहला है कि एज अ चाइल्ड, अगर बच्चा जब छोटा है तो या तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, बहुत छोटे में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, उसके पेरेंट्स प्रेजेंट ही ना हुए हो उसकी लाइफ में। दूसरा जो एग्जाम्पल तुमने मुझे दिया है पहले, वो है कि अगर वो पर्सन को किसी ने अडॉप्ट कर लिया हो, वो अपने जो जहाँ पे बोल सकते हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ वो अटैच नहीं हो पाया हो या उनके साथ नहीं रहा हो,
और वो दूसरे सेट ऑफ पेरेंट्स के साथ रहा हो, या जैसे हमने बोला कि इसकी डेथ हो रही हो, अगर वो ऑर्फनेज में रहा हो या अपने कोई रिश्तेदारों के घर उसकी अपब्रिंगिंग हुई हो। इन केस ऑफ अडॉप्शन वो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं क्रिएट हो पाती जो रियल पेरेंट्स के साथ होती है। इनफैक्ट उनकी तरफ से भी नहीं हो पाती, क्योंकि बिकॉज फॉर देम ऑल्सो टू केयर फॉर द अडॉप्टेड चाइल्ड दे शुड हैव सम इंक्लिनेशन। जैसे कि अगर जिस माँ ने जिस बच्चे को पैदा किया है वो बच्चा थोड़ा सा बेड से झुक के नीचे गिरने ही वाला होगा और वो भाग के उसको पकड़ लेगी, कि वो उसकी इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। मदर की इंस्टिंक्ट ही ऐसी है कि बच्चे को प्रोटेक्ट करना। इवन प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी जो माएँ हैं, अगर उनको मे बी छोटे छोटे उनके एक्सीडेंट हुए, कुछ सीढ़ियों से अगर वो गिरे, तो उस टाइम पे इट इज देयर बोलते हैं ना रिफ्लेक्स, की उनका हाथ डायरेक्टली उनके स्टमक को होल्ड करके उनकी पूरी बॉडी को चाहे कुछ भी हो जाए पर वो उस पार्ट को नर्चर करेंगे। वो उनकी सर्वाइवल मैकेनिज्म है, तो वो पहले से ही वैसे चलता है। लेकिन अगर कोई पेरेंट है जिसने अडॉप्ट किया किसी चाइल्ड को, चाहे वो कितना भी बोले कि मैं पूरा प्यार देना चाहता हूँ, हाँ फाइनेंशियली प्रोवाइड कर सकता है, अफेक्शन भी दे सकता है, वो एजुकेशन भी दे सकता है, सब कुछ, पर जो बायोलॉजिकली जो खिंचाव आता है जो रियल पेरेंट का, वो थोड़ा सा मिस आउट हो सकता है। तो या तो किसी की डेथ हो गई हो, पेरेंट के साथ ना रहने मिला हो, और या तो पेरेंट का सेपरेशन हुआ हो, मॉम एंड डैड का डाइवोर्स हो गया हो, किसी के दोनों साथ में नहीं रह रहे और वो एक पेरेंट के साथ रह रहे हैं, तो सेकंड का रोल वहां पे जो प्ले करने के लिए कोई नहीं था। तो बहुत सारे लोग जैसे मदरली फिगर को मिस करते हैं, कोई फादरली फिगर को मिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेरेंटल निग्लेक्ट। निग्लेक्ट मतलब पेरेंट्स निग्लेक्ट कर दिया, उसको टाइम नहीं दे पाए, अपना एफर्ट्स नहीं दे पाए, अपनी एनर्जी नहीं दे पाए, नर्चरिंग जो प्रोसेस था उसके अंदर बच्चे की, वो क्यों नहीं दे पाई? या तो वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, किसी के माँ बाप है, वे भी डैड और मॉम दोनों वर्किंग पेरेंट्स है, ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हुए। या कोई पेरेंट्स है जैसे कि फादर नेवी में है, मदर हाउसवाइफ है, या मदर भी वर्किंग है। ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं जो मदर और फादर दोनों कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में है, या मे बी फौज में है, नेवी में है, कहाँ पे, तो वो अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, इमोशनल में क्या होता है कि दोनों अवेलेबल है, दोनों काम पे जा रहे, घर पे आ रहे, पर घर पे आने के बाद उनका खुद का जो काम का स्ट्रेस इतना हो रहा है, या उनके ऑफिस का प्रेशर इतना हो रहा है कि वो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो ये इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाया। इमोशनल मेरे केस में भी ऐसे ही कुछ रहा है कि लाइक जो इमोशनल बॉन्डिंग थी वो डेवलप नहीं हो पाई। मे बी बिकॉज आई थिंक मे बी बिकॉज आई वॉज अडॉप्टेड, तो इस वजह से जो है वो एक इमोशनल बॉन्डिंग नहीं क्रिएट हो पाई। तुम ये बोल रहे हो, ये जाएगा, चलेगा, वॉइस जाएगी, मतलब चलेगा ठीक है, Nobody will come to know. हाँ वो तो ठीक है, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रिटिसाइज और हुआ और लेस अप्रूवल। अब क्रिटिसिज्म का क्या मतलब होता है? जब हम बोलते हैं कि ऑफिस में बॉस ने मुझे क्रिटिसाइज किया, या मेरे जो स्पाउस ने या मेरे रिलेशनशिप जिसके साथ है उसने मुझे क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज जैसे क्रिटिसिज्म के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म वो होता है कि ताकि तुम अच्छे पर्सन बनो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, अपनी खामियों को करेक्ट करो। नेगेटिव क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि तुमको नीचे गिराया जाए किसी वजह से, और इट्स मोर फॉर एन एम्बेरसमेंट पर्पस, कि एम्बेरस किया जाए किसी पर्सन को। अब अगर क्रिटिसिज्म बार बार किसी को मिला हो कि बच्चा पेंटिंग बना के लाया पेरेंट्स सामने, ये क्या बनाया, इतनी फालतू बनाई, वापस से बनाओ, या किसी ने, जैसे मैंने बोला क्रिटिसिज्म या लेस अप्रूवल, ठीक है, जिस हिसाब से उस पर्सन को प्रेज करना चाहिए, या उसके बैक को पैट करना चाहिए, या उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको आगे के लिए मोटिवेट करना चाहिए, वो पेरेंट्स ने उस टाइम पे नहीं किया। या तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनके बच्चे जो भी करके लाए, मॉम मैंने ये क्ले से बनाया, मैंने ये इससे बनाया, ये मेरा होमवर्क है, ये मैंने किया है, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और खत्म कर दी बात। तो उसका मतलब है कि उन्होंने जेन्युइनली भी अप्रूव नहीं किया। जेन्युइनली भी अप्रूव करना जरूरी है। तुमने सिर्फ हाँ बोल दिया, बहुत अच्छा बोल दिया, तो भी तुमने अप्रूवल सही का नहीं दिया। तो हर बार अगर जो चाइल्ड आएगा उसको सेम मिलेगा फीडबैक, तो उसका मतलब है कि मेरे पेरेंट्स ने तो एक्चुअली कुछ देखा ही नहीं, ठीक है, वो चीज हो जाएगी। और क्रिटिसिज्म है कि जो किया है उसका उस लेवल पे उनको नहीं मिला। इन माई केस व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, जब भी स्कूल से कोई होमवर्क मिलता, लाइक को करिकुलर एक्टिविटी मोस्टली, राइट, लाइक ड्राइंग है या कोई प्रोजेक्ट वर्क है, व्हेनेवर आई यूज्ड टू डू, माई मदर शी यूज्ड टू रीमेक इट अगेन। मतलब मैंने जो भी बनाया था वो तो साइड में हो जाता था, और उसे अच्छा दिखाने के लिए ना तो मेरी मम्मी ने मुझे ना तो क्रिटिसाइज किया, ना तो मुझे अप्रूवल दिया, बट मैंने जो भी बनाया उसे साइड में, मतलब वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट ही हो जाता था, कि ये इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये दिखाने लायक भी शायद नहीं है, तो मैं कुछ अच्छा ही बनाऊंगी तुम्हारे लिए।
तो इन माय केस इट वाज लाइक कि जहाँ पे मुझे इन्हांसमेंट की या गाइडेंस की जरूरत थी, मुझे गाइडेंस तो मिला ही नहीं, बट उन्होंने खुद का ही बना के शी यूज्ड टू गिव मी दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्रेंड्स ने भी अगर रिजेक्ट किया हो, कि जैसे कोई फ्रेंड सर्कल में है, वो मिलते हैं तो वहां पे किसी ने मे बी वेट इश्यूज की वजह से किसने रिजेक्ट किया, कोई लोगों को कोई कॉम्प्लेक्शन की वजह से किसको रिजेक्ट कर रहे हैं, या कोई फिट इन नहीं हो रहा फाइनेंशियल स्टेचर की वजह से कोई किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, या मेरे पास क्या बिलोंगिंग्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स है बिलोंगिंग्स, अच्छा मेरे पास ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, इसके पास, हम सबके पास है, हम सबके पास ये करंट बैग है, हम सबके पास ये सेट ऑफ ड्रेस है, या ये तेरे पास नहीं है, तो तू ऑड मैन आउट है। तो ऐसे कोई फ्रेंड्स भी रिजेक्ट करते हैं तो भी अबंडनमेंट इश्यूज डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और इसमें कुछ नहीं है ना शेयर करना। इसमें लाइक फॉर माय कजिन, लाइक मैं अब जब छोटी थी और अपने कजिन्स में आई वाज ओवरवेट एक्चुअली, और मेरे जो कजिन्स थे वो बहुत ज्यादा स्लिम एंड थिन थे, तो ओवरवेट होने की वजह से पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी, लाइक जो एल्डर कजिन्स होते थे वो लोग मुझे दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी, वो बहुत ज्यादा हर्ट होता था बिकॉज आई वाज ओवरवेट, इसलिए। ठीक है, तो एक रिजेक्शन ऑफ बाय फ्रेंड्स हो गया। और एडल्टहुड में, जैसे कि अगर किसी के चाइल्डहुड में अबंडनमेंट इश्यूज का सीड या रूट कॉज नहीं था, तो बड़े होने के बाद में या तो किसी का अगर जैसे डेथ हो गई किसी के घर पे, जैसे हम बोल सकते हैं कोई पर्सन मे बी 15-16 ईयर्स का है, 18 ईयर्स का है, इवन 20 ईयर्स का है, अबंडनमेंट इश्यूज उस टाइम से भी शुरू होने चालू हो सकते हैं। अगर किसी का बहुत रेलेवेंट पर्सन, उसकी डेथ हो गई लाइफ में, अगर वो ट्रॉमा आ जाता है उसकी लाइफ में जो कभी बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था वो। दूसरा है कि बहुत मेजर कोई ब्रेकअप होता है या पार्टनर चीटिंग है, तो ऐसे भी लोग हैं। और अगर ये चीज रेपिटेटिवली होती है, जैसे बहुत सारे लोगों के घर में अगर बोलेंगे कि फ्रीक्वेंटली डेथ्स हुई है, अगर अभी कोविड में बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा हुआ है कि पहले ग्रैंडफादर गए, फिर फादर गए, कोई भाई बहन गया, ऐसे 3-4-5 डेथ किसी फैमिली में हुई। दे हैव बिकम वेरी फियरफुल ऑफ लाइक लेटिंग गो ऑफ पीपल फ्रॉम देयर लाइफ। तो ये अबंडनमेंट इश्यूज इस लेवल से भी आ सकते हैं, पर मेजोरिटी जो आते हैं वो चाइल्डहुड से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, अब इफेक्ट क्या होते हैं अबंडनमेंट इश्यू? अगर किसी पर्सन को लगता है कि मुझे लोग छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, अप्रूव नहीं कर रहे हैं, मुझे लाइक नहीं करते, तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं कि बार बार कोई मुझे अगर ये बोलेगा तू नहीं अच्छा, या मुझे बताएगा ही नहीं कि मैं कैसा हूँ। फीडबैक भी होना जरूरी है, हर पर्सन को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ फीडबैक चाहिए। तो फीडबैक आए नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक कुछ भी नहीं आ रहा, फीडबैक ही नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कोई गाइडेंस ही नहीं है। ठीक है, और डिसअप्रूवल मिल रहा है लोगों से, क्रिटिसिज्म मिल रहा है बार बार, तो मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, सेल्फ एस्टीम का मतलब खत्म हो जाएगी। और मुझे मेरी एबिलिटीज, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस के ऊपर भी 1.5 घंटे का एक वीडियो है। तो सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस मेरा इस लेवल पे गिर जाएगा कि मुझे मेरे ऊपर इतना सुपर डाउट आने लग जाएगा जो भी मैं करता हूँ, और मेरी एबिलिटीज के ऊपर, चाहे मेरे हाथ में मेरी डिग्री हो, चाहे मेरा वर्क एक्सपीरियंस हो, वो भी मुझे कन्विंस नहीं कर पाएगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। इस लेवल पे कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अप्रूवल रेलेवेंट लोगों से आना चाहिए। देखो, इररेलेवेंट लोग कैसे, जो इसको मैं जानता नहीं, रास्ते में चलते चलते मुझे बोला कि यार यू आर वेरी हैंडसम, अननोन बंदे ने जिसने बोला, तो मैं वो फिर भी एक बार सोचूंगा कि मतलब शुड आई बिलीव दिस पर्सन, नॉट बिलीव दिस पर्सन। अभी जितने सेलिब्रिटीज हैं उनको रोज फैन मेल्स आते होंगे, 100 लोगों के, 200 लोगों के, तो मुझे नहीं लगता कि उनको वो फैन मेल्स उनकी ईगो उतनी बूस्ट करते जितना कि उनके आसपास के लोग अगर उनको अप्रूव करें। तो मेरे लाइफ में जो रेलेवेंट लोग हैं, अगर वो मुझे अप्रूवल देते हैं तो कॉन्फिडेंस अप होता है, नहीं तो वो नीचे जाएगा। ठीक है, आगे चले। फिर इफेक्ट में क्या होगा कि मूड स्विंग होंगे बहुत जल्दी। ठीक है, एंगर इश्यूज होंगे, इम्पल्सिव बिहेवियर होगा। इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है कि बिना सोचे समझे, कैसे, जैसे कि मैं किसी को बचाने जा रही हूँ, या मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, या मैं कुछ प्रिवेंट कर रहा हूँ डैमेज। ठीक है, तो अगर मुझे लग रहा है, कुछ दिमाग में सोच भी रहा हूँ कि कुछ गलत होने वाला है मेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड, या वो बंदा छोड़ के जाने वाला है, तो मैं बहुत इम्पल्सिवली एक्ट करूंगा, बहुत बिना सोचे समझे करूंगा। क्यों? जल्दबाजी में करूंगा, मुझे बचाना है रिलेशनशिप। लाइक आफ्टर माई ब्रेकअप आई वेंट टू डिफरेंट पीपल। मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प लेने के लिए गई कि किसी तरह जो भी अभी जो ब्रेकअप हुआ है, मे बी अगर उसे बचाया जा सके या फिर वो वापस आ जाए। तो बिना कुछ सोचे समझे मुझे जो भी मिलता गया, मैं उनके पास गई और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि जो भी मैंने फेस किया, सो दैट दे कैन हेल्प मी आउट। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं कि उन लोगों ने मेरी हेल्प की हो, उल्टा जो था, जो वर्स्ट था, वो बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गया। राइट, ठीक है।
तो पर्सन कैन गो टू एनी लेवल टू सेफगार्ड दैट रिलेशनशिप, Yes. बट अल्टीमेटली इट डज नॉट हैपन। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनस्टेबल रिलेशनशिप्स रहते हैं, पर्सनल भी प्रोफेशनल। क्यों अनस्टेबल रहते हैं? स्टेबल रिलेशनशिप क्या होता है? जहां पे इनसिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, अगर मुझे मेरे वाइफ पे डाउट है कि कोई भी रीजन को लेके, चीटिंग का डाउट है, या वो मुझे छोड़ देगी वो डाउट है, या मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं करती, लव नहीं करती, या ये लव फेक है, ऐसे डाउट्स है, या उसको मेरे पे डाउट्स है, वो अनस्टेबल रहेगा रिलेशनशिप, वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो इक्विवेलेंट रिलेशनशिप नहीं रहेगा। लेकिन अगर अनस्टेबल रिलेशनशिप में कोई पर्सन है तो वो बार 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 अपने आप को प्रूव करना चाहेगा, या तो वो दूसरे से भी प्रूफ मांगेगा। पहला है कि दूसरे पर्सन से प्रूफ मांगना के शो मी थ्रू जेस्चर्स, शो मी थ्रू एक्शंस, शो मी थ्रू योर बिहेवियर दैट यू लव मी। मुझे पता चले कि अगर मुझे गिफ्ट्स, कंटिन्यूसली गिफ्ट्स आते रहते हैं, या अप्रूवल आते रह रहे हैं, या मिस यू लव यू के मैसेज आते रह रहे हैं, कोई मुझे ये सब भेजता रह रहा है रेगुलरली, तो आई एम लाइक इन सेफ एनवायरनमेंट, हाँ सब ठीक चल रहा है, वो भी पर्सन मुझे लव करता है। एक और चीज, और अगर मैं भी दूसरे पर्सन को ना खोऊं, इसके लिए मैं भी ये सब चीजें करने लग जाता हूँ बहुत ज्यादा, अप्रूवल सीख करने के लिए, कि मैंने अपने वो पर्सन के लिए, वो पर्सन के वहां पर मैंने अपनी जगह फिक्स कर ली। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज एन इन्वेस्टमेंट। रिलेशनशिप को यूजुअली लोग इन्वेस्टमेंट के लिए तरह देखने लग जाते हैं कि मैंने बहुत 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 इन्वेस्ट किया एंड आई विल गेट द सेम इन रिटर्न, जो एक्चुअली नहीं होता। जितना तुम इन्वेस्ट करो उतना ही रिलेशनशिप में वापस मिले, या तो तुमने बहुत एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया जितना नहीं करना चाहिए था, तो उतना रिटर्न में नहीं आता। So in my case, again in relationship, what happened कि जब बॉयफ्रेंड का बर्थडे था, I organized in a very beautiful manner to show him कि he is very special for me. उसके लिए गिफ्ट, उसके लिए एक अच्छा सा डिनर प्लान करना एंड ऑल, जैसे टिपिकली टीवी या सोशल मीडिया वगैरह में बताता है। तो when it came to my birthday, it was totally opposite. He just wished me and that's it. उसके अलावा कुछ नहीं था। तो I took it as a investment कि जब मैंने उसका बर्थडे प्लान किया तो मुझे भी यही था कि इन रिटर्न वो मुझे पैम्पर करेगा, वो मुझे गिफ्ट देगा, तो ये मुझे अश्योरिटी देगी ये सारी चीजें कि ही लव्स मी करके। जैसे आपने बोला, मिस यू के मैसेजेस होने चाहिए, या रोज फोन कॉल्स होनी चाहिए, या डेली आई लव यू लिख के भेजना चाहिए। तो दीज आर फॉर मी, इट वॉज लाइक ए प्रूफ कि यार ही ट्रूली लव्स मी करके। राइट, so it's like I give you something, you give me something in return, and then this relationship is stable. ठीक है। और नेक्स्ट है कि फ्रीक्वेंटली सिक भी ऐसे लोग होते हैं बिकॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस के ऊपर एक वीडियो बहुत जल्दी आएगा। क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब है कि कंटिन्यूसली जो मेरा माइंड है वो हम उसका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन है। मैं हमेशा से, जैसे एक हंटर होता है जो जंगल में जा रहा है और कुछ थ्रेट होती है, तो थ्रेट से वो एकदम अवेयर, एक्स्ट्रा अवेयर, वॉट एवरीवन इज डूइंग, वॉट एवरीवन इज सेइंग अबाउट मी, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, एकदम ज्यादा। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक डिटेक्टिव जैसा पर्सन जो बहुत अवेयर है, एक्स्ट्रा अलर्ट है हर पर्सन को लेके, आसपास की सराउंडिंग्स को लेके, उस लेवल पे अगर कोई कंटिन्यूसली रहने लग जाए तो उसका स्ट्रेस क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाएगा, ओवर थिंकिंग में तब्दील हो जाएगा, विच कैन लीड टू सो मेनी थिंग्स। इवन वेट गेन इज वन ऑफ द रीजन। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन की डाइट पूरी की पूरी फिक्स्ड है, अच्छे से एकदम चल रही है, फिर भी उसका वेट गेन होता रह रहा है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस। इट इज वेरी मच पॉसिबल। मसल के पेन्स हो गया, फाइब्रोमाल्जिया, बहुत सारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वो भी क्रॉनिक स्ट्रेस से हो सकते हैं। ठीक है, आगे चले। यस, ठीक है। और क्विकली चेंजिंग जॉब्स और रिलेशनशिप्स, ये होता है क्योंकि इन अनस्टेबल रिलेशनशिप्स है, मुझे भरोसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप लंबे टाइम तक टिकेगा कि नहीं, या ये जेन्युइन रिलेशनशिप है कि नहीं, और मुझे अपनी एबिलिटीज में भी भरोसा नहीं है कि मैं इस लायक हूं कि नहीं कि ये रिलेशनशिप लंबे टाइम टिके, या मुझे कोई रिजेक्ट कर दे। तो इस वजह से, क्योंकि मुझे वो फियर है कि लोग रिजेक्ट करेंगे, जज करेंगे, क्रिटिसाइज करके अप्रूव नहीं करेंगे, लीव करेंगे, तो ये मुझे फेस करूंगी तो क्या आएगा, पुअर कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम होगा। ये फेस नहीं करना, ऑलरेडी सेल्फ एस्टीम कम है, उसी के लिए तो मैं रिलेशनशिप में पड़ा हाई करने के लिए, और लो उसी से हो, मुझे चाहिए नहीं है। तो इसलिए मैं, सामने वाला पर्सन मुझे रिजेक्ट करे या मुझे जज करे, उसके पहले मैं ही बैक ऑफ कर दूं, या उसी जॉब में भी मैं भी बैक ऑफ कर लूं। लाइक इन माई केस, जब मुझे अपने बॉयफ्रेंड से, जैसे मैंने बोला इन्वेस्टमेंट था, इट वॉज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब मुझे वो इम्पोर्टेंस वगैरह नहीं मिलने लगी तो आई वॉज लिटरली अट्रैक्टेड टू समबडी एल्स। मुझे लगा कि शायद इट्स अ टाइम कि अगर ये नहीं तो कोई और सही करके, जहाँ पे मुझे पेपर किया जाए, जहाँ पे मेरी नीड्स को समझा जाए, जहाँ से मुझे ट्रू लव मिले। सो या आई वॉज लाइक बिट डाइवर्टेड टुवर्ड समबडी एल्स। पर अभी जैसे ट्रू लव के बारे में हम बात करें, जैसे मुझे ट्रू लव किसी से मिले, जहां से मुझे ट्रू लव मिलेगा
वहां पे मैं जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे वापस से ये बताओ कि अभी मतलब तुम्हारा क्या इस बारे में कहना है कि लव कहाँ से मिलता है हमको, या कौन हमको लव दे सकता है? लाइक फर्स्ट व्हाट आई बिलीव इज कि हमें खुद को ही खुद से प्यार करना चाहिए, दैट इज सेल्फ लव, राइट। क्योंकि कोई और हमें प्यार नहीं कर सकता जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे। दिस आई ऑलरेडी आई एम एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग। कुछ टाइम पहले तक मैं दूसरों पे डिपेंडेंट थी कि मुझे कहीं से अटेंशन मिले, मुझे कहीं से प्यार मिले, तो मुझे लगता था कि हाँ आई एम वर्दी, राइट। नाउअडेज आई हैव चेंज्ड माय माइंडसेट कि नहीं, मुझे खुद को ही खुद से पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेके प्यार करना है। देन आई कैन सी द चेंज इन पीपल ऑल्सो। जिनके पीछे मैं कल तक भागती थी, आज वो लोग खुद सामने से मुझे कॉल करते हैं, मुझसे अच्छे से बिहेव करते हैं। तो दिस इज द चेंज दैट आई कैन सी इन माई सेल्फ। So any external love should be an add-on to your already existing love. Yes. Your only source of love should not be that external love. Yes. तो तुम डिसअपॉइंट ही होने वाले हो, क्योंकि अंदर से जो तुम्हारा प्यार का घड़ा है वो खाली है और बाहर वाला भर रहा है। वो क्या रोज भरेगा, क्या हमेशा भरेगा, कब तक भरेगा? एक दिन नहीं भरेगा तो खालीपन फील होगा। जैसे हम डिप्रेशन की बात करते हैं, डिप्रेशन इज मोस्टली कॉमन इन पीपल apart from the genetic part, it is common in people where they lack people around them are not appreciating them. धीरे 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 धीरे, लेकिन अगर वो पर्सन का, और उन लोग को डिप्रेशन वाले उन लोगों को फीलिंग भी वही आती है कि यहाँ पे कुछ खाली है, हॉलो है, आई फील लाइक इट्स एन एम्प्टी होल, आई कैन नॉट फील इट। Why? Because they are choosing the wrong way to fill it. It is an external source to fill it. If it is coming from internally, it will be filling very fast and it will be filling for a longer period of time. तो बाहर के लव को आने दो जितना आ रहा है, पर वो एक्सटर्नल रखो, वो ऑप्शनल रखो, और वो एड ऑन रखो कि आ गया तो बहुत अच्छा है, मैं उसको एंजॉय करूंगी, उसको मैं अप्रिशिएट करूंगी, पर सिर्फ वही मेरा सोर्स है नहीं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, फटाफट एंड करते हैं कि ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है जिसको भी अबंडनमेंट इश्यूज है कि यू आर वर्दी ऑफ लव। हर पर्सन जो पैदा हुआ है, दैट पर्सन इज वर्दी ऑफ लव। ओके, इट इज फर्स्ट यू, फॉर यू टू गिव, स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ लव। अगर इफ यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, ठीक है, अगर ये दूसरे लोगों को तब पता चलेगा जब तुम अपने आप को नहीं दे रहे होगे, जब तुम अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे होगे, सेल्फ केयर नहीं कर रहे होगे, अपनी एबिलिटीज पे काम नहीं कर रहे होगे, अपनी हेल्थ पे काम नहीं कर रहे होगे। जब लोगों को ये दिखेगा, देन दे विल रियलाइज दैट दिस पर्सन नीड्स समथिंग एक्सटर्नली। और ऐसे ही बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोग भी लोगों को मिल जाते हैं। दे फाइंड सच टारगेट्स हु आर वेरी मच क्रेविंग फॉर लव, और वहां पे वो मे बी फेक लव में भी पड़ जाते हैं या किसी को डिसीव भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि योर पास्ट एक्सपीरियंसेस विल नॉट डिक्टेट योर फ्यूचर। ठीक है, जो भी तुम्हारा पास्ट था, मैं कहाँ पैदा हुआ ये मैंने चूज नहीं किया, मेरे कौन पेरेंट्स थे मैंने चूज नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने किस ढंग से पेरेंटिंग की ये भी मैंने चूज नहीं किया। ठीक है, कुछ कुछ चीजें अगर हम डेस्टिनी की बात करें, वो अपने आप शेप अप होती गई, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनती रही, और उसने कुछ कुछ मुझे बना दिया जो मैं अब हूं। लेकिन फ्यूचर जो है, अगर मैं इसी चीज को पकड़ के बैठूं कि आई हैव अबंडनमेंट इश्यूज, अगर मैं इसी चीज को पकड़ के बैठूं कि आई हैव अबंडनमेंट इश्यूज, और उसको लेके मैं आगे चलता रहूं, तो ऑलवेज आई विल फाइंड एन एक्सक्यूज ऑफ थिंग्स हैपनिंग रॉन्ग इन माई लाइफ एंड कनेक्टेड टू माई अबंडनमेंट इश्यूज, कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है क्योंकि मेरे ये इश्यूज है। ठीक है, जैसे हम लोग लेबलिंग बोलते हैं, अगर मैं किसी को ये लेबल कर दूं कि तुझे अबंडनमेंट इश्यूज है या तेरा अनहील्ड इनर चाइल्ड है, ये लेबलिंग हो गया। या अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट इसको लेबल करे कि यू आर अ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये लेबल हो गया। अब ये लेबल का क्या इंपॉर्टेंस है? लेबल का इंपॉर्टेंस है पहली चीज कि अगर उसके आसपास के लोग हैं, अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन है, मैंने लेबल कर दिया उसको डिप्रेशन है, और अगर उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है, अगर मुझे वो डिप्रेशन वाले पर्सन को किसी को हील करना है, तो उसके आसपास वाले बंदे को ये पता होना जरूरी है कि वाई ही और शी इज एक्टिंग इन अ सर्टेन वे, बिकॉज इट इज डिप्रेशन, इट इज अ क्लिनिकल थिंग। या मैं बोलूंगा किसी को एडिक्शन डिसऑर्डर है, तो ताकि आसपास के लोगों में एम्पैथी बने, अवेयरनेस बने इस इशू के बारे में, तो मैं लेबल करता हूं। लेकिन अगर जो पर्सन जिसको हील होना है उसने अपने आप को लेबल कर लिया, तो उसका चेंज होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि दिस इज माई आइडेंटिटी, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी मे बी इट्स माई आइडेंटिटी, इनर चाइल्ड, अनहील्ड इनर चाइल्ड इज माई आइडेंटिटी, अबंडनमेंट इश्यूज इज माई आइडेंटिटी। नो, इट वॉज अ चैप्टर इन द पास्ट। Abandonment issues is a chapter in your past which will not dictate any future chapter from now. तो उसको हील करना जरूरी है, उसको पकड़ के बैठना जरूरी नहीं है कि मैं ये हूं,
मैं इसलिए अगर और हर बार अगर मैंने अपने वाइफ से लड़ा किसी ने या हस्बैंड से लड़ा और बोले देख मैंने लड़ा ना क्योंकि मैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी हूँ, मैंने लड़ा क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैंने लड़ा क्योंकि अंदर ये इश्यूज है, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द चेंज और यू डू नॉट वांट टू चेंज. तो दैट थिंग शुड नॉट हैपन. थर्ड इज योर चाइल्डहुड स्ट्रगल्स नीड टू हील. Okay, because you did not choose them, you did not go in the market to buy that I want to buy parents who don't love me, I want to buy parents who are not appreciating me. नहीं, ये तुम्हारा चॉइस नहीं थी. ठीक है. अनहील्ड अबंडनमेंट इश्यूज विल क्रिएट मोर सच पीपल. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अगर मैं एक अनहील्ड अबंडनमेंट इश्यूज वाला या अनहील्ड इनर चाइल्ड वाला पर्सन हूँ, मेरा चाइल्ड भी उसको फेस करेगा अगर मैं उसको पेरेंटिंग में लेके आऊंगा. तो अगर मैं इनसिक्योर होके पेरेंटिंग करूंगा, या मैं कम ट्रस्ट रख के पेरेंटिंग करूंगा, या मैं क्लिंगी होके पेरेंटिंग करूंगा, या मैं कम फ्रीडम देके पेरेंटिंग करूंगा, तो मेरा चाइल्ड भी वही इश्यूज का शिकार बनेगा. तो इसलिए अगर मैं चाहता हूं कि आगे और लोगों तक भी वो पास ना हो कि मुझे उसको हील करना है, वहीं पे उसको लॉक करके उसको पास्ट में छोड़ देना है. ठीक है. एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, फॉरगिव सेल्फ एंड अदर्स. ठीक है. अगर मेरे जो लाइफ आज है वो मेरे चॉइसेस का भी नतीजा है और कुछ मेरे एनवायरनमेंट का भी नतीजा है या पेरेंटिंग का भी नतीजा है. ठीक है. कुछ मेरे हाथ में था, कुछ मेरे हाथ में नहीं था. जो हाथ में था भी, एवरीवन इज लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स. आज मैंने कुछ किया, फिर मैंने रिग्रेट किया, ये नहीं करना चाहिए, तो मैंने फिर नहीं किया. तो आई एम लर्निंग, दे आर स्टेपिंग स्टोन्स. तो मिस्टेक्स को एज सिंस या एज बहुत बड़े रोड ब्लॉक की तरह मत देखो, उसको छोटे से हर्डल्स की तरह देखो या स्पीड ब्रेकर की तरह देखो कि ये मैं स्लो डाउन किया मैंने यहाँ पे और बाद में फिर मैंने इसको ओवरकम कर लिया. ठीक है. और फॉरगिव सेल्फ को तो करो ही पहले. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप को हर एक छोटी चीज, हर एक बड़ी चीज जो भी लाइफ में की है उसके लिए कंप्लीटली फॉरगिव करना जरूरी है. और दूसरों को भी, क्योंकि उन्होंने भी किसी वजह से फॉल्टी पेरेंटिंग की या अप्रिशिएट कम किया, क्योंकि मे बी दे मस्ट बी हैविंग सम इश्यूज. ऐसा भी पॉसिबिलिटी. Also, like I have already forgiven myself and now I'm trying to forgive others also. Slowly, definitely I will do that also. ठीक है. हाँ, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है. गिव अदर्स व्हाट यू नेवर गॉट. जैसे हमने थोड़ा टाइम पहले बात की थी कि जो पर्सन विक्टिम है लाइफ में, ठीक है, जिसने झेला है लाइफ में, जिसने स्ट्रगल देखी है लाइफ में, वो चूज कर सकता है वैसा ही पर्सन बनना कि लोगों को वो स्ट्रगल्स दे, लोगों को वो परेशान करे, लोगों को वो टॉर्चर करे. एक तो इस तरह का पर्सन है. दूसरा है कि एक पर्सन रेवोल्यूशनरी बन सकता है कि मेरे साथ जो हुआ, मैंने जो किया, मेरी लाइफ का जो डायरेक्शन था, उस डायरेक्शन में कोई दूसरा पर्सन ना जाए और वो अपने आप को हील कर पाए या वो पर्सन उससे बाहर आ पाए. ये है कि टू बी ए रेवोल्यूशनरी. ठीक है. रिफॉर्मिस्ट बनना, कि मैं किसी को चेंज कर पाऊं. करेक्ट. इन दिस केस लाइक हमें ऐसा ही बनना चाहिए कि हम खुद को हील करके और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें. हाँ, ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे दूसरे लोग जो है हमारे से सफर ना करें. Right. और हम उन्हें एक सही डायरेक्शन दे सकें. वेरी ट्रू. और ठीक है. एक्टिंग इन फियर ऑफ अबंडनमेंट, ये जानना जरूरी है कि विल ड्राइव पीपल अवे. फियर ऑफ अबंडनमेंट का मतलब है कि आई डोंट वांट टू ड्राइव पीपल अवे. मुझे उनको दूर नहीं करना, मुझे उनको होल्ड करके रखना है, मुझे उनको बचा के रखना है. पर जब फियर ऑफ अबंडनमेंट सामने वाले पर्सन को दिखेगा, जैसे मैंने बोला कि बॉल उसके कोर्ट में चले जाएगी या डोमिनेंट वो पर्सन हो जाएगा या कंट्रोलिंग हो जाएगा, तो वो एक्चुअली वही काम कर रहा है. जो फियर ऑफ अबंडनमेंट है, हमको लग रहा है कि वो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है और वो हमको बचा रहा है कि लोग हमसे दूर ना जाए, पर एक्चुअली वो और ज्यादा दूर ड्राइव कर रहा है लोगों को. हाँ, इट्स अपोजिट. जैसे हम सोचते हैं कि वो लोग दूर ना जाए, बट उतना वो लोग और दूर चले जाते हैं हमसे. ठीक है. और नेक्स्ट चीज है कि सेल्फ केयर, जैसे तुमने बोला, सेल्फ लव और वर्क ऑन ग्रोथ. अपना कॉन्फिडेंस ऊपर करने का कोई और शॉर्टकट नहीं है. कि जो भी मेरी एबिलिटीज है, मेरे सिर से लेकर पैर तक में जो भी मेरी एबिलिटीज है, मेरी आंखों की जो बेस्ट एबिलिटीज है, कानों की है, मेरे ब्रेन की एबिलिटीज है, मेरी बॉडी की एबिलिटीज है, उसके बेस्ट परफॉर्मेंस तक मैं पहुंच पाऊं. मेरे करियर की एबिलिटीज है, अगर मैं उसके बेस्ट परफॉर्मेंस में पहुंच जाऊंगी, अपने आप मिरर में देखते मुझे पता लगेगा कि ये मैं रियल मी हूं. ठीक है. तो लास्ट में है कि अगर अबंडनमेंट इश्यूज है, अनहील्ड इनर चाइल्ड है, ऐसा लग रहा है कि हम क्लिंगी हो रहे लोगों के साथ, बिकॉज आई एम फाइंडिंग माई पेरेंट इन ईच एंड एवरी पर्सन, कि जो मुझे लव करे, अप्रिशिएट करे, हक करे, केयर करे, तो इट इज बेटर टू नॉट गो विद द फ्लो एंड रिजॉल्व द इश्यूज. हाउ इट कैन बी डन बाय विजिटिंग अ काउंसलर. It could be done by visiting a life coach. Hypnotherapy can also help. Visiting a psychologist. If there are any psychosomatic issues जहाँ पे लग रहा है कि physical issues भी साथ साथ में आ रहे हैं ये chronic stress की वजह से, तो जरूर साइकेट्रिस्ट को भी विजिट करना चाहिए, मेडिकेशंस की हेल्प लेनी चाहिए और इनर चाइल्ड
हीलिंग करवा लेनी चाहिए सो दैट यू कैन हील योरसेल्फ। या सो आई विल से दिस कि जब मैं इन सारी चीजों से सफर कर रही थी तो मुझे पता भी नहीं था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनर चाइल्ड। देयर आर मेनी पीपल हु आर अनअवेयर कि उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके अंदर एक छोटा सा इनर चाइल्ड है जिसको हीलिंग की जरूरत है। तो इट कैन बी हील्ड जब हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे। आई रियली फाउंड लाइफ कोच इज अ बेस्ट सोल्यूशन कि जब से मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग आपके यहाँ से जो सेशंस लेने स्टार्ट किया, आई कैन एक्चुअली सी द चेंज इन साइड मी। जो नेगेटिव थिंकिंग थी वो सब कुछ एक साइड में होके मेरा जो माइंड सेट है वो टोटली चेंज हो रहा है। जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा क्राइंग थी, ज्यादा हर एक चीज को क्रिटिसाइज करती थी, हमेशा हर एक चीज के लिए रोती रहती थी कि मेरे साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है, वो एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से टर्न हो रही है कि नाउ आई एम बिकमिंग अ मोर जॉयफुल एंड हैप्पियर पर्सन। सो इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज एक प्रॉपर डायरेक्शन मिली है मुझे। सो यस डेफिनेटली आई विल सजेस्ट पीपल ऑल्सो कि एक लाइफ कोच की जो है हेल्प लेनी चाहिए बिकॉज मेनी पीपल आर अनअवेयर कि इनर चाइल्ड जैसा कुछ होता है। बिकॉज इवन आई वॉज अनअवेयर, मुझे भी नहीं पता था कि इनर चाइल्ड जैसा कुछ होता है। तो इट्स नेसेसरी कि जो भी इन सारी सिम्टम्स अगर किसी को दिखाई देते हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग डिप्रेस है या वो अबंडनमेंट के जो चीजों से गो थ्रू कर रहा है, तो डेफिनेटली दे हैव टू विजिट अ प्रोफेशनल। एंड आई थिंक इससे मतलब कि एक लाइफ कोच या काउंसलर से ज्यादा जो बड़ा रोल है वो मेरे हिसाब से वो क्लाइंट का रोल है। क्योंकि पहली चीज तो हेल्प सीख करने के लिए अपने मन को रेडी करना कि मुझे हाँ हेल्प की जरूरत है, इस चीज को एक्सेप्ट करना कि देयर इज समवेयर वेयर आई नीड समवंस असिस्टेंस। अगर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा तो मैं जीपीएस का असिस्टेंस लेता हूँ, जहां भी मुझे लाइफ में असिस्टेंस चाहिए मैं लेता हूँ। तो अगर मुझे बाकी इश्यूज में कहाँ पे प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे ये असिस्टेंस चाहिए और मुझे इसके लिए प्रोएक्टिव होना है, मुझे इसके लिए काम करना है, क्योंकि चेंज इजी नहीं आती। एक वीडियो हमने किया था, इट इज कॉल्ड कंफर्ट जोन टू ग्रोथ जोन। कंफर्ट जोन में पूरी जिंदगी निकालना बहुत सबसे आसान चीज है। जो मुझे पसंद है वो करो, जो नहीं पसंद है वो मत करो, जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको साथ में रखो, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको बाहर कर दो, कोई चैलेंजेस मत लो। ये इजी लाइफ है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर मेरे पैटर्न से मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है, जो भी मेरी बेस्ट पोटेंशियल है अगर मैं नहीं पहुंच रहा हूं और ग्रोथ जोन में मुझे जाना है, तो वो उतना ही चैलेंजिंग है क्लाइंट के लिए। सिर्फ ये डिसीजन लेना कि मुझे चेंज के लिए कहाँ पर असिस्टेंस की जरूरत है, और क्लाइंट का ज्यादा बड़ा रोल है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आते हैं, एक सेशन लेते हैं, बाद में कभी नहीं आते, या उनको जो होमवर्क दिया गया वो भी कभी भी नहीं करते, ठीक है, या रेगुलरली जो पीरियोडिक सेशंस नहीं कर। कंसिस्टेंसी हर चीज में। अगर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ खराब एक दिन में नहीं हुई, आज तुमने जंक फूड खाया, कल खाया, परसों खाया, एक साल तक जंक फूड खाओ फिजिकल हेल्थ खराब होगी। एक साल तक हेल्दी फूड खाओ फिजिकल हेल्थ ठीक होगी। एक साल तक ओवर थिंकिंग करो तो मेंटल हेल्थ खराब होगी। और एक साल तक प्रोएक्टिव होके अपनी कॉन्शियसनेस के साथ अपनी थॉट्स को चैलेंज करो तो वो ठीक होगी। तो अगर किसी ने खराब करने में इतने साल लगा लिए तो कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ सेशंस तो ठीक होने में भी लगेंगे। तो क्लाइंट्स को भी ये जरूरत है कि जो क्लाइंट्स प्रोएक्टिवली आते हैं वो उनका ही उतना बड़ा रोल है, और उनका ही आई विल से इट इज 25% ऑफ लाइफ कोच वर्क, 75% ऑफ द क्लाइंट्स वर्क। क्योंकि अगर वो नहीं करे तो नेक्स्ट स्टेप आगे हम बढ़ नहीं सकते। It should come from within, कि उन्हें ये सब कुछ yes, और वो कभी कभी विदिन तब आता है जब सफरिंग ज्यादा हो जाती है। यूजली तो थोड़ी बहुत सफरिंग हमको लगता है मैनेजेबल है, हम लोग ब्रश अंडर द कारपेट कर लेते हैं, पर जैसे जैसे वो सफरिंग इतनी मुश्किल हो जाती है कि हमारा सर्वाइवल पे आ जाए, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाए, तो उस टाइम पे हेल्प तो ठीक है। अगर तब भी लगता है तो तब भी हेल्प सीख करो, पर ऐसा भी मत करो कि इतना ज्यादा प्रोलॉन्ग कर लो कि वो साइकेट्रिक इलनेसेस में चले जाए, जहाँ पे काउंसलिंग कोचिंग काम नहीं आएगी, वहां पे मेडिसिन ही काम आएगी। इसलिए जितना प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ का जो रोल है वो बड़ा रोल है, और जो करेक्टिव मेंटल हेल्थ है ट्रीटमेंट बेस्ड, वो उसमें नहीं जाया जाए तो ही अच्छा है। तो अगर इस चीजों को जितना जल्दी आइडेंटिफाई करके जितना जल्दी अगर हेल्प ली जाए, वो उतना पर्सन के लिए ही बेनिफिशियल होता है। राइट। ठीक है, तो हम ये सेशन को एंड करते हैं, और एक कोई सेशन होगा तो हम